पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हल कर चुके थे। अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का को देखिए, इसमें कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो क्रमागत सम संख्या के बात हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना पहला संख्या यानी पहली संख्या क्या है, x है। अब इस संख्या का क्या लिखना है, क्रमागत धनात्मक सम संख्या। तो क्रमागत धनात्मक सम संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 है और इसके बाद से एक संख्या सम संख्या क्या होगा, 4 आएगा, और इसके बाद से सम संख्या क्या आएगा, 6 आएगा, और यह सब क्या है, धनात्मक सम संख्या है। तो अगर 2 का कहा जाए, 2 का क्रमागत सम संख्या बताओ, तो 2 का क्रमागत सम संख्या क्या होगा, 4, क्योंकि इसके बीच में जो 3 आएगा वह क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। वैसे ही कहा जाए 4 का क्रमागत धनात्मक सम संख्या क्या होगा, तो 6 होगा, और इसके बीच में जो होगा ये 5 आएगा, और 5 क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो इस तरह 2 का क्रमागत सम संख्या क्या हो गया, 4, और 4 का क्रमागत सम संख्या क्या हो गया, 6। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या माने हैं, पहली संख्या x माने हैं। तो यहाँ पे पहली संख्या x हम लोग लिख लिए। यहाँ पे पहली संख्या क्या लिए हैं, 2। तो 2, तो इसका क्रमागत जो सम संख्या मिला है 4। ये कैसे मिला है, जब इस पहली संख्या में क्या किए हैं, 2 जब हम लोग जोड़े हैं तो कितना मिल गया है, 4। यानी इस 2 का क्रमागत सम संख्या 4 कैसे मिला, जब इसमें 2 जोड़ दिए हैं तो क्या मिल गया है, 4। वैसे ही 4 का क्रमागत सम संख्या क्या है, 6 है, और इसमें क्या जोड़े हैं तो आ गया है, यानी 2 जोड़े हैं, 4 में 2 जोड़े हैं तो क्या मिला है, 6। इस तरह यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि कोई भी अगर सम संख्या है उसमें हम 2 जोड़ देंगे तो उस सम संख्या का क्रमागत सम संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यानी यह x क्या माने हैं, एक सम संख्या माने हैं, और ये क्या है, पहली संख्या है, और इसका क्रमागत सम संख्या चाहिए तो इसमें क्या जोड़ देंगे, 2। तो इस तरह यहाँ से क्या पता चला, जो दूसरी संख्या है वो क्या मिल जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा x + 2। अब इसके आगे क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है इन दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल। तो इन दोनों संख्या का हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, यानी पहली संख्या का वर्ग, फिर दूसरी संख्या का वर्ग। तो दूसरी संख्या क्या है, x + 2 है, इसका वर्ग, और इन दोनों का योगफल क्या है, योगफल इसमें दिया हुआ है 244। तो कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी x का मान यहाँ पे निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab होगा। तो यहाँ से करिए तो x² + 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, + 2ab, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 4x, और = 244। अब इसके बाद से 244 को इस साइड लाइए, और x² क्या हो जाएगा, x² + x² क्या होगा, 2x², और +4x पहले लिख लिए, और इसके बाद से +4 लिखे, और यह इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -244 = 0। अब यहाँ से हल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x² + 4x और +4 और -244 क्या हो जाएगा, -240 = 0। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या कॉमन है, इसमें कॉमन दिख रहा है क्या, 2। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा x² + 2x और -120 = 0। अब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0/2, और 0/2 क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ से क्या मिलेगा, इसके बाद से x² + 2x -120 = 0। अब यहाँ पे क्या मिल गया, एक द्विघात समीकरण मिल गया, और इस द्विघात समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। अब इसको हल करने के लिए या तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे या गुणखंड विधि द्वारा इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस द्विघात समीकरण को गुणखंड विधि द्वारा हल कर रहे हैं। तो गुणखंड विधि द्वारा हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अचर पद होता है वह उसको क्या करते हैं, x² के गुणांक में गुणा करते हैं। तो इस द्विघात समीकरण में अचर पद क्या दिया है, -120 दिया है, और x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो -120 का किस में गुणा करेंगे,
एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 में, तो -120 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, -120 मिलेगा। अब क्या करते हैं, जो x का गुणांक है इसको क्या करते हैं, दो भागों में ऐसा विभक्त करते हैं जिसका गुणनफल क्या हो, -120 है और उन दोनों का योगफल क्या हो, +2 हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए हम लोग करेंगे 120 का गुणनखंड। तो यहाँ से 2 बार में जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 60 और फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 15 होगा, फिर 3 × 5 = 15। तो यहाँ से देखिए 2 का 5 में गुणा कीजिए तो क्या मिल जाएगा 10 और 3 दूना 6 दूना 12, यानी 10 और 12, यानी 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 12। अब यहाँ पे क्या है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह लगाएंगे तो इसमें से क्या होगा, या तो 10 माइनस होगा या 12 माइनस होगा, तभी क्या होगा, -120 आएगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे -10 होगा कि यह -12 होगा, यह देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। तो प्लस चिन्ह है, इसका मतलब क्या होगा, जो इन दोनों में जो छोटा अंक है वो क्या होगा, माइनस होगा। तो यानी जब इन दोनों का गुणा किए तो कितना मिल गया, -120, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी +12 -10 क्या हो जाएगा, +2। तो यानी +2 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 12 - 10, यानी यहाँ पे +2 की जगह पर क्या लिख देंगे, 12 - 10। तो यहाँ पे रखिए, तो x² +2 के जगह पर हम लोग लिख देंगे 12 - 10, और x है तो x -120 = 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x² + 12 का x में गुणा होगा तो 12x और -10x और -120 = 0। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए कॉमन लीजिए। तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, x कॉमन। तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा +12, और फिर इन दोनों में क्या है कॉमन, -10, तो -10 हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे मिलेगा x + 12 और = 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में हो जाएगा x - 10 और दूसरा कोष्टक में होगा x + 12 = 0। अब यह 0 कब होगा, यह 0 तब होगा जब x - 10 0 हो या x + 12 0 हो। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, x - 10 = 0 या x + 12 = क्या हो, 0। तो यहाँ से x का मान क्या मिल गया, 10, या x का मान यहाँ पे फिर क्या मिल गया, 12। तो इस द्विघात समीकरण का 2 मान मिला, यानी x का मान क्या मिला, 10, और एक x का मान क्या मिला, -12। अब इसमें से देखेंगे यहाँ पे जो x का मान जो हम लोग निकाले हैं इसमें क्या आया है, एक +10 आया है, एक -12 आया है, और क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक सम संख्या। तो इसमें धनात्मक कौन सा है, यानी यह है, यानी यह हम लोग को नहीं लेना है, यानी -12x का मान नहीं लेना है। तो इस तरह x का मान क्या मिल गया, यानी पहली जो धनात्मक सम संख्या है, धनात्मक सम संख्या, ये क्या मिल गया, 10, और दूसरी धनात्मक सम संख्या क्या हो जाएगा, इसका क्रमागत लेना है, तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगा, x के जगह पे यहाँ पे क्या रख देंगे, 10, तो 10 + 2 क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह वह संख्या क्या प्राप्त हो गया, 10 और 12, जिसका वर्गों का योगफल क्या हो जाएगा, 244। तो इस तरह इस क्वेश्चन का हल हुआ और इसका आंसर क्या मिला, 10 और 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का ख देखिए, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में त्रिज्यखंड OACB और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त जिसका केंद्र O है का चतुर्थांश है। यदि OD = 2 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें फिगर दिया हुआ है और यहाँ से हम लोग फिगर बनाएंगे, और यहाँ पे दिया है O और A और इधर C है, और ये क्या है, B, और यहाँ पे एक पॉइंट D है, इसको B को D से मिला दिए, और OD का जो दूरी है
यह दिया है कितना 2 सेंटीमीटर, यानी OD यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, और OB जो है ये कितना दिया है, वृत्त का त्रिज्या है यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, और छायांकित भाग यही है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम यहाँ पे OACB इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। और क्वेश्चन में दिया है कि OACB एक त्रिज्यखंड है, यानी वृत्त का एक भाग है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, और इसका क्षेत्रफल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज BOD यानी त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड क्या है, OACB का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। अब इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि OACB एक क्या है, एक चतुर्थांश है, और चतुर्थांश है तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री, यानी थीटा का मान क्या मिल गया 90 अंश। अब यहाँ पे मान रखिए, तो थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे क्या 90 अंश अपान 360 गुणे पाई का मान रखना है 22/7, और r इसमें क्या दिया है 3.5 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार रख देंगे 3.5 गुणे 3.5। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 चौको 36, 2 से कैंसिल होगा और यह 11 हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखिए 7 से कैंसिल होगा, तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। अब इसको गुणा कर लीजिए, तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। तो 5 का 0.5 का 3.5 में गुणा करेंगे तो 11 गुणे, और ये देखिए 55 25, और कितना बचा 2, 5 15, 15 2 17, और दशमलव का स्थान कितना स्थान पर लगेगा 2 स्थान पे, 2 स्थान पर लग गया, अपान क्या हो गया 2। अब इसके बाद से 11 से इसमें गुणा करेंगे, तो 11 × 55 कितना बचा 5, और 11 × 7 77, और 77 5 क्या हो जाएगा 82, यानी फिर कितना बचा 8, और 11 × 11, और 11 8 क्या हो जाएगा 19, और दशमलव का स्थान 2 स्थान पर लगेगा, अपान 2। इतना क्या मिल गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। एक किसका क्षेत्रफल मिला, OACBO का क्षेत्रफल मिला, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या मिल गया 19.25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज BOD इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज यानी त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला होता है क्या, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें क्या है, यह 90 अंश है, तो 90 अंश के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा कोण, तो यह क्या होगा लंब, और यह होगा आधार। लंब को हम लोग क्या कर देंगे ऊंचाई, और यह हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और 1/2 बेस इसमें क्या दिया है 3.5, और हाइट क्या दिया है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 3.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल, और उसमें से क्या घटा देंगे त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल, इसको हम लोग घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मान रखिए, तो त्रिज्यखंड OACB का क्षेत्रफल क्या मिला है 19.25/2,
और त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल क्या मिला है 3.5। अब एलसीएम हम लोग लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा 19.25 और माइनस और 2 से इसमें गुणा कर लीजिए तो 5 दूना 10 3 दूना 6 1 7 यानी 7.0 और 19.25 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा 12.25/2। इतना ये क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या मिल गया 12.25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का ग। इसमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए तथा एक अन्य त्रिभुज की रचना भी कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी कितना गुनी हो 7/5 गुनी। और क्या दिया है त्रिभुज का भुजा दिया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सर्वप्रथम एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसकी भुजा क्या हो 5 सेंटीमीटर हो 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे सर्वप्रथम 7 सेंटीमीटर का फिर ए को केंद्र मानकर और कितना दूरी लेकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर बिंदु ए को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाया। वैसे ही फिर बी को केंद्र मानकर और अगला भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की दूरी लेकर और एक दूसरा चाप लगाया जो एक दूसरे चाप को क्या कर रहा है बिंदु सी पे काट रहा है और सी को बी से मिला दिए और फिर इसको सी को ए से मिला दिए। और यह जो काम करना है रचना इसको प्रकार से करना है। अब इसके बाद से क्वेश्चन में आगे कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की भी रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो इसके समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इस AB पर एक न्यून कोण बनाती हुई एक किरण हम लोग खींचेंगे। तो एक किरण हम लोग क्या खींच दिए AE। तो यहाँ पे एक किरण क्या हो गया AE और ये क्या बना रहा है न्यून कोण बनाती हुई। अब यहाँ पे देखेंगे कि कितना गुना इसमें इसकी संगत भुजाओं के कितना गुना त्रिभुज की रचना करना है। तो यहाँ पे दिया है 7/5 गुनी। तो इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा बड़ा संख्या है। तो 7 है बड़ा। तो इस AE पे हम लोग क्या करेंगे यानी प्रकार से एक ही चाप का कितना चाप इस पे लगाना है 7। तो एक चाप ऐसे लगाएंगे तो यह हो जाएगा एक चाप A1। वैसे इसको केंद्र मानकर फिर अगला चाप लगाएंगे दूरी सेम रहना चाहिए यानी यहाँ पे हो जाएगा A1 अगला होगा A2 वैसे ही A3 A4 A5 और A6 और अगला हो जाएगा A7। फिर एक बार देखिए इस किरण AE पर हम लोग क्या करेंगे जो यहाँ पे दिया है 7/5 गुनी उसकी संगत भुजाओं का जो है वो कितना रहना चाहिए 7/5 गुनी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें अधिकतम संख्या क्या है तो 7 है। तो इस पे क्या करेंगे किरण AE पर समान दूरी का 7 चाप हम लोग लगाएंगे और ये कैसे लगाएंगे प्रकार से। अब इसके बाद से क्या करना है इन दोनों में देखना है हर में क्या है। तो हर में क्या है 5 है। तो हमेशा हर में जो भी रहता है उसको क्या करते हैं जो AB है इसका पॉइंट B से हम लोग क्या करते हैं उस पॉइंट को मिला देते हैं। यानी इसमें जो भी होगा A5 यानी लास्ट में क्या है 5 है। तो यहाँ पे A5 है इस A5 को क्या करेंगे B से मिला देंगे। अगर यही 5/7 रहता तो ऐसे ही हम लोग करते और जो नीचे क्या आ जाता हर में 7 आ जाता तो हम लोग क्या करते हैं B को 7 से मिलाते यानी B को A7 से हम लोग मिला देते। तो चलिए अब इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट कौन सा बच रहा है 7 वाला यानी अंश में जो होगा अब अंश से क्या करेंगे इस रेखा के समांतर यानी BA5 के समांतर पॉइंट A7 से एक रेखा की रचना करेंगे। अब इस रेखा के समांतर पॉइंट A7 से एक समांतर रेखा की रचना करना है। अब समांतर रेखा की रचना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे एक A5 को केंद्र मानकर और एक प्रकार से क्या करेंगे एक कोई चाप लगाएंगे और जो चाप यहाँ पे हमने लगाया है वही चाप A7 को केंद्र मानकर वही चाप सेम लगाना है।
ठीक है। अब प्रकार को क्या करेंगे, आगे और फिर इसको पीछे करके इस कोण को नाप लेना है और वही चाप इसको केंद्र मानकर लगा देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे काट रहा है और इन दोनों को मिलाती हुई एक रेखा हम लोग खींच देंगे। फिर बी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यानी ए बी को आगे बढ़ा दिए और यहाँ पे काट रहा है और इसको हम लोग बी डैश मान देंगे। यानी जो ए बी रेखा हम लोग बढ़ाए हैं उसको क्या कर रहा है, बी डैश पे काट रहा है। फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट बी डैश से इस बी सी के समांतर, यानी बी सी के समांतर एक रेखा की हम लोग रचना करेंगे। तो फिर वही काम करेंगे, इस पॉइंट पर क्या करना है, बी सी के समांतर एक रेखा की रचना करना है। और इसका रचना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर और कोई एक चाप प्रकार से हम लोग लगाएंगे और जो चाप यह हमने लगाया है वही चाप बी डैश को केंद्र मानकर चाप लगाना है। उसके बाद से इस कोण को नाप लेना है और वही चाप यहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ पे इसे काटेगा और बी डैश को इस पॉइंट से मिलाती हुई आगे इसको हम लोग बढ़ा देंगे और फिर इस ए सी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और इस यहाँ पे जो काट रहा है इसको हम लोग क्या लिख देंगे, सी डैश। और इसके बाद से इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। इसको हाईलाइट कर देना है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, जो त्रिभुज ए बी सी था इसमें इस त्रिभुज ए बी सी के समरूप एक अन्य त्रिभुज की हम लोग रचना कर दिए। क्या, त्रिभुज ए बी डैश सी डैश जिसकी संगत भुजाएं 7/5 गुनी है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का यहाँ पे रचना हो गया और रचना में जो हम लोग किए हैं उसी को लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का घ देखिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है और उसका माध्यिका निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल। और अगला कॉलम में क्या दिया है, बारंबारता दिया है, बारता। तो वर्ग अंतराल क्या दिया है, इसमें वर्ग अंतराल में 0 से 10 है और यह दिया है बारंबारता इसका 6 और वैसे ही 10 से 20 यहाँ क्या है 9 है और 20 से 30 इसका क्या है 12 है और 30 से 40 यह हो गया 8 और 40 से 50 यह हो गया 15। तो इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। और माध्यिका निकालने से पहले हम लोग देखेंगे जो वर्ग अंतराल दिया है वो कंटिन्यू है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 0 से 10 और फिर 10 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से 20 फिर 20 से स्टार्ट हो रहा है और 30 पे जा रहा है, फिर 30 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है क्या है, जो वर्ग अंतराल दिया है क्या है, कंटिन्यू है। जब कंटिन्यू है तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो अगला कॉलम हम लोग बनाएंगे संचयी बारंबारता का, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम लोग जो पहला जो बारंबारता है उसको सेम ऐसे लिख देते हैं और 6 और 9 को जोड़ेंगे। तो 6 और 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15 और 15 फिर 12 जोड़ देंगे, 15 और 12 यह कितना हो जाएगा 5 2 7 यानी 27 और 27 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 8, तो 8 7 15 और एक क्या हो जाएगा, एक बचा यानी 2 1 3 35 और 35 15 फिर जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 10 और 3 1 4 1 5 यानी 50 हो गया। फिर इसका हम लोग योग करेंगे यानी बारंबारता का योग करेंगे और यहाँ पे हम लोग n बराबर लिख देंगे यानी बारंबारता का योग क्या होगा। तो देखिए 5 और 8, 8 5 13 और 13 2 15 और 15 6 क्या हो जाएगा 21 और 21 9 क्या होगा 30 और फिर कितना बचा 3, तो 3 1 4 1 5 यानी नंबर ऑफ कितना मिल गया 50। तो जो इसका नंबर आता है 50, इसका संचयी जो लास्ट संचयी बारंबारता आता है ये भी क्या आता है 50 आता है। अब माध्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम माध्यक वर्ग इसमें खोजेंगे कि माध्यक वर्ग क्या होगा। और माध्यक वर्ग खोजने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो n मिला है 50 इसका हम लोग क्या करते हैं n/2 निकालते हैं।
यानी n/2 यानी n का मान 50, तो 50/2 यानी क्या हो जाएगा 25। अब जो 25 मिला है इस संचयी बारंबारता में देखते हैं कि 25 से अधिक और 25 का निकटतम कौन सा मान है। तो 25 से अधिक कौन कौन मान है, 27 है, 35 है और 50 है। यानी यह 3 संख्या मिल रहा है और इन तीनों संख्या में 25 के सबसे करीब कौन सा है। तो 25 के सबसे करीब कौन सा संख्या है, 27 है। और इस 27 के सामने जो भी वर्ग अंतराल होगा यही हो जाएगा माध्यक वर्ग। यानी यहाँ से क्या मिल गया, माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग यानी माध्यक वर्ग क्या मिल गया, 20 से 30। और इसमें निम्न सीमा क्या है, 20 है। यानी यल बराबर क्या मिल गया, 20। अब फिर इसके बाद से हम लोग क्या निकालेंगे, वर्गमाप निकालेंगे। वर्गमाप यानी यच का मान कैसे निकालेंगे, उस सीमा में से निम्न सीमा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमाप निकल जाएगा। यानी 10 में से 0 घटाएंगे तो कितना, 10। अब जो माध्यक वर्ग मिला है, माध्यक वर्ग का बारंबारता को यफ से लिख देंगे और माध्यक वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल का हम लोग संचयी बारंबारता लेते हैं, तो यह हो गया CF। अब यहाँ से यफ का मान क्या मिला, यफ हो गया 12 और इसी तरह CF क्या मिल गया, 15। अब यहाँ पे फार्मूला में मान रख देंगे। तो माध्यक बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, माध्यक बराबर पढ़े हैं L प्लस n/2 माइनस CF अपान F गुणे H। यहाँ पे मान रखिए तो L का मान क्या मिला है, L है 20 और प्लस n/2 क्या यहाँ पे मिल गया है, n/2 यहाँ पे मिला है 25, तो 25 लिख लिए माइनस CF क्या है, CF यहाँ पे निकला है 15, तो यहाँ पे लिख दिए 15 और बाई F क्या है 12, तो यहाँ पे हो गया 12 और H कितना मिला है 10। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ से हो गया 20 प्लस 25 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और बटे 12 और गुणे 10। अब इसको काट दीजिए तो ये कितना बार में जाएगा, ये 6 दूना 12 हो जाएगा यानी, और 1 5 दूना 10 होगा। फिर ये 2 बार में जाएगा तो 3 दूना 6 और ये क्या हो जाएगा 5 दूना 10। यानी क्या मिल गया, 20 प्लस 5 का 5 में गुणा होगा 5 25 और 25 बाई क्या हो गया 3। अब 3 से 25 में भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 है 24 और 1 बचा, दशमलव लगा तो कितना हो जाएगा 10 होगा और 3 तरीके 9, बस दशमलव के एक स्थान तक ही हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20 8 28 28 पॉइंट क्या हो गया 3। तो इस तरह इस वर्ग अंतराल का माध्यक क्या मिल गया 28.3। अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।